जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे से, जहाँ से हमने ये वाला एग्जाम्पल लास्ट टाइम किया था, राइट। आज ये वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। और ध्यान रखना, ये वाले एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कहीं से भी कुछ भी उठा के छाप देंगे, और इनकी प्रैक्टिस आपकी 3 to 4 टाइम होनी चाहिए। नहीं करोगे तो फिर ये सवाल वहाँ नहीं होंगे आपसे। अब आपसे बहुत अच्छा सा जो है ये बात कह रहा है कि आपको, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि मान लीजिए बिंदु ए और बी पर क्रम से, है ना। जरूरत पड़ी तो अपन डायग्राम को भी क्रॉप कर देंगे, फिलहाल के लिए तो यही ले लेते, क्वेश्चन को वहां पर ले लेते। आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो बिंदु ए और बी पर क्रम से एपी और बी क्यू दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और एपी 16 मीटर है, बी क्यू 22 मीटर है, और ए बी 20 मीटर है। तो ए बी पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए आर, ताकि आर पी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर क्या हो, मिनिमम हो, न्यूनतम हो। तो सबसे पहले गेम जो यहाँ है, वो गेम आता है भाई आपका किसका, डायग्राम का। देखो ध्यान देना, सबसे पहले जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ वो ड्रॉ कर रहा हूँ ए और बी। ये आपका ए हो गया, ये हो गया बी। ध्यान रखना ए बी की आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 मीटर, ठीक है। और साथ ही इसने ए पी और क्यू बी क्यू मान लेते हैं। ये जो है आपके पास क्या है, पी है, ठीक है ना। तो यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालो तो ये कितना दे रहेगा आपको, 16 मीटर, ठीक है। और यहां क्यू मानो इस जगह पर, है ना, और इसका परपेंडिकुलर डालो, मान लो 1 मिनट के लिए ये परपेंडिकुलर ही कंसीडर करना है ना, लंबवत ही। तो ये कितना है, 22 मीटर है ना क्यू। अब ये क्या कह रहा है, आपको सिंपल सा सवाल पूछ रहा है कि आप एक काम कीजिए। ये क्लियर दिख रहा है क्या, एक बार मैं देख लेता हूँ। ये कह रहा है आपसे कि एक काम कीजिए। काम क्या करना है, काम आपको ये करना है कि चलो ठीक है, इस पर कोई एक पॉइंट पता करना है, ए बी पर कोई एक पॉइंट पता करना है, ठीक है। और वो पॉइंट इस प्रकार हो कि आर पॉइंट हो, आर पी का स्क्वायर आर क्यू के स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मिनिमम आए। तो मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट जो है यहीं कहीं है आर। अब इसको इससे मिलाओ तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, आर पी। और इसको इससे मिलाओ तो क्या मिल जाएगा, आर क्यू। अब देखना, ध्यान देना, मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि यहां से यहां तक ये एक्स है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 - एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। तो अब अपने पास ये फंक्शन बनाना है एक्स की टर्म्स में। तो भाई आप ये बताओ, ये वैल्यू जो मैं कह रहा हूं आर पी, ये कितनी होगी, 16 का स्क्वायर। भाई ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी √16 स्क्वायर प्लस 20 - एक्स का होल स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है, ये वाली, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी √22 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यस या नो। यानी मैं यदि 1 मिनट के लिए आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, अब ध्यान रखना वहां स्क्वायर करना है, तो मैं ये लिखूंगा सर 16 का स्क्वायर प्लस 20 - एक्स का होल स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये है सर, ठीक है। इस पूरे को मैं फंक्शन ऑफ एक्स मान रहा हूं, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, चलो 256 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 प्लस एक्स स्क्वायर -2 भी होता है ना, तो -40x प्लस 22 का क्या हो जाएगा, 22 का क्या होता है, 444 या 484,
पक्का? तो ये हो गया 484 और प्लस में एक्स स्क्वायर। आप इसको रीअरेंज करो तो एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस इसको जोड़ना 400 प्लस 484 प्लस 256, इसको जोड़ना कितना रहा है? ऐसे जोड़ना सीखो कि 400 400 800 और 1000 और 56 और 84 कितने हो जाएंगे? कितने हो गए? 1140। तो ये आंसर आ गया आपका 1140। ठीक है। अब आपका ये जो फंक्शन मिला ना बेटा, ये फंक्शन क्या होना चाहिए? ये फंक्शन मिनिमम होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम। तो इसके लिए इसका क्या करेंगे बताओ मुझे? एफ डैश एक्स। अब आपको ये लिखना पड़ेगा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 40। तो यहां से एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो, है ना। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर क्यों रखते हैं आपको पता है? क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए। तो x बराबर क्या मिल जाएगा? 10। अब x बराबर एक ही पॉइंट मिला है 10। यस या नो? यहां तक किया तो सही ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसका एफ डबल डैश एक्स चेक करते हैं। एफ डबल डैश एक्स चेक करते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा बताओ? ये तो 4 आ जाएगा। यानी एफ डबल डैश एक्स जो है वो बिना बताए 4 से बड़ा है, यानी डेफिनेटली x बराबर 10 पर इसकी वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू 10 पर फलन जो है वो न्यूनतम मान प्राप्त करेगा। आर्यशानु, यही तो कंडीशन कहती है। और वो न्यूनतम मान क्या होगा? एफ डैश सॉरी एफ 10। आपको क्या करना है? इस वाले एक्सप्रेशन में 10 रखना है। 2 10 स्क्वायर माइनस 40 इंटू 10 और प्लस 1140। तो एफ 10 की वैल्यू क्या आ गई बताओ? क्या आ गई? ये हो गई 200, ये हो गई 400 और ये हो गई 1140। तो क्या ये 1340 में 940 हो गया क्या? अरे ये शानू भाई, एफ 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 940। आंसर यही आ रहा है क्या? चेक करो, एक बार चेक करो। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है फिर? कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? एक बार ये चेक करो, है ना। आ जाओ वहां चल के देखते हैं कि हो सकता है हमने जल्दबाजी में कोई मिस्टेक कर दी हो। भाई अपने तो फंक्शन इसके भी यही है, मेरे भी यही है। अरे ये रहा ना, ये देखो, ये देखो x बराबर 10। तो भाई इसको इसने पॉइंट ही ज्ञात करना था बस। x का वैल्यू ही फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट हमने कर दी जो नहीं करनी थी। समझ रहे हो ना? इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या करना था? ऐसा बिंदु ज्ञात करना है r। तो ये वैल्यू इधर से आपको क्या करनी थी? फाइंड आउट करनी थी, और कुछ नहीं था। बात समझ में आई क्या? तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? वो आ गई आपके पास। ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलो अब ध्यान देना बेटा, ये वाला क्वेश्चन, और मैं फिर कह रहा हूं ये जितने भी आपके क्वेश्चन है बहुत इजी है। यदि आपको इनके स्टार्टिंग फंक्शन बनाना आ गया तो फिर कुछ नहीं है। फिर तो वही काम है जो हमने क्या किया था, अब तक किया था। भाई उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, 0 के बराबर रखो, फिर जो पॉइंट आए सेकंड डेरिवेटिव करो, वहां पर वैल्यू रखो, उन पॉइंट्स को रखो, देखो कि ग्रेटर आ रहा है या लेस आ रहा है ना। भाई ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है? दी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमम, और लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमम। ठीक है। अब देखना ये क्वेश्चन, पहली चीज, एक चीज और देखो, जैसे आपको ये सिर्फ लैंग्वेज में ये क्वेश्चन लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या होता है। ये दे रखा ना कि यदि एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। आधार के अलावा तीनों की भुजा की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद नहीं होता है, या हमें नहीं पता होता है। कोई बता सकता है क्या होता है? हैं?
1/2 आमने सामने की भुजा का योग इंटू ऊंचाई इंटू हाइट, यही होता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को वहां ले लेते हैं वापस अपन। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। अब इसमें कंडीशन जरूर देखना बेटा, क्या क्या कंडीशन दे रखी है वो जरूर देखना। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है और आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी है, अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं कहता हूं कि पहले आप क्या करो, समलंब चतुर्भुज बनाओ आर्येशियानो। और समलंब चतुर्भुज कैसा बनाना है आपको, जिसकी आधार को छोड़कर सभी भुजाओं की लंबाई क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, और बराबर दिखनी भी चाहिए, ऐसे नहीं आनी चाहिए। ये डायग्राम बना दिया मान लो हमने। ठीक है, अब ये 10 है। ठीक है, ये भी इधर भी 10 है और इधर भी। यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो ये x हो गया, यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो ये भी क्या हो गया, ये कितना हो गया, तो ये नीचे क्या हो गया, टोटल 10 प्लस 2x। आर्येशियन हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है, ये हो जाएगी 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 100 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और यही होगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो एरिया का सूत्र क्या होता है बेटा मेरे, 1/2 आमने सामने की भुजाओं का योग। तो ये 20 प्लस क्या हो जाएगा, 2x आमने सामने की भुजाओं का, या यूं कह दो समांतर भुजाओं का योग, या ये कहना ठीक होता है, वरना आमने सामने तो ये भी हो जाती है, समांतर भुजाओं का योग, यानी इसका और इसका। तो ये 20 प्लस क्या हो जाएगा, तो क्या मैं इसको 2 बार ले लूं और 10 प्लस एक्स लिख दूं क्या, ठीक है, ये शानू, अरे ये 20 हो जाएगा ना, तो 10 प्लस एक्स लिख दिया। ये यहां पर क्या मैं इसको 100 माइनस एक्स की पावर 1/2 लिख दूं क्या, ये कट गया। एरिया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आपके पास क्या आया, 10 प्लस एक्स 100 माइनस एक्स की पावर 1/2, क्या यही आएगा क्या, या कुछ और आया, ये वेरीफाई जरूर करना बेटा। क्यों, क्योंकि इधर देखो, यदि अपने पास फंक्शन सही बना है तो आगे की चीजें तो हमें आती है ना। इन सभी प्रश्नों में एक ही अतिरिक्त कार्य करना आपको, और वही नीट एंड क्लीन और स्पष्टता से करना, वहीं से ही गड़बड़ हो गई तो आगे का रिजल्ट चाहे एफ डेस एक्स कर लो चाहे कुछ भी कर लो, पूरा ही क्या होगा, गलत होगा। तो अब अपने पास एरिया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, अब इसका आपको अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा बताओ, क्या करूंगा, एफ डेस एक्स करूंगा। उससे पहले एक काम कर सकता हूं क्या मैं, यदि इसको और थोड़ा अच्छे से अरेंज करना हो, तो क्या मैं इसको 10 प्लस एक्स की घात 3/2 और 10 माइनस एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूं, और यहां स्क्वायर है, आई एम सॉरी फॉर देट, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। अब इसका क्या करो, क्या करो, अवकलन करो। तो भाई फर्स्ट डेरिवेटिव करो, ए डेस एक्स क्या हो जाएगा, 3/2 10 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 1/2, और -1/2 हो जाएगा, और माइनस और हो जाएगा, तो ये -1/10 माइनस एक्स हो गया क्या, देख लो एक बार चेकआउट करके देखो, और पावर 1/2 सॉरी, तो ये तो कट गया। तो यार ये तो ए डेस एक्स की वैल्यू कुछ और आ गई। अब यहीं पे देखो आपने और मैंने क्या की, एक गलती की। गलती क्या की, फ्लो में, है ना, हमने इसको डिफरेंशिएट किया और मल्टीप्लाई में इसको ही क्या कर लिया, डिफरेंशिएट। ऐसा नहीं करना है भाई, हम जब फ्लो में कर रहे होते हैं ना तो हो जाता है फिर हमसे। ये तो अच्छा था कि एक
स्टेप लिखते ही मुझे पता चल गया साला ए डैश एक्स इस तरीके से तो नहीं आएगा। आप जब एग्जाम में कर रहे होते हो ना तो आपको पता नहीं चलता, उस समय तो आप जो भी लिख रहे होते हो ना आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सही सही लिख रहा हूँ। तो पहले इसको एज इट इज रखो, इसका करो। तो 10 प्लस एक्स की पावर 3/2 को एज इट इज रखो और इसका करो। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, -1 डिवाइड बाई 10 माइनस एक्स की पावर 1/2, यही बचेगा। भाई देखो इसका किया और 1/2 और आएगा, 1/2 को यहां लिख दूं क्या, ठीक है। प्लस अब इसको एज इट इज रखो, 10 माइनस एक्स की पावर 1/2 और इसका 3/2 आएगा और 10 प्लस एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अरिएशन कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। अब इसको आप रीअरेंज करना चाहो तो ए डैश एक्स क्या लिखोगे बताओ। भाई यहां से देखे तो आपको एलसीएम भी लेना पड़ेगा, कुछ किया जा सकता है क्या। देखो 1 मिनट के लिए मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, 3/2 लिख रहा हूं, 10 माइनस एक्स की पावर 1/2 और ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स की पावर 1/2। तो ये लिखना चाहिए तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो आ गया -1/2 और वहां क्या बचा बताओ, 10 प्लस एक्स की पावर 3/2 और यहां बच जाएगा 10 माइनस एक्स की पावर 1/2। ये शानो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, एड एक्स को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखने के पर डेफिनेटली आपको एक्स का क्या मिलेगा, मान मिलेगा। उस x के मान में भाई इसका यहां से डायरेक्ट, अब ये स्किप कर रहा हूं मैं आपको, बताओ फटाफट से इसका ए डैश एक्स 0 करने के बाद में x की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है। क्या आई, 5 और -10, ये वैल्यू आ रही है इस ए डैश एक्स को 0 के बराबर रखने पर। अब ए डबल डैश एक्स करो और फिर चेक करो 5 पर या -10 पर कहां मिल रहा है। अरे चेक करो भाई, ये काम तुम्हारा है, ऐसा मुंह फाड़ोगे तो काम थोड़ी चलेगा, ये काम तुम्हारा है, चेक करो। जल्दी करो। जल्दी करो फटाफट से। भाई आपको अब क्या करना है मैं बता देता हूं, ए डबल डैश एक्स चेक करना है रख रख के, कहां पर आपको भाई क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो कहां लेस देन 0 मिल रहा है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आपके लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा। और उस पॉइंट की वैल्यू वापस कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे तो आपको मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा। आपको मैक्सिमम एरिया ही क्या है फाइंड आउट करवाया। ट्राई आउट करो, ट्राई करने में क्या बुरा है। भाई देखो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, करना आपको ही पड़ेगा, यू हैव टू डू, है ना। प्रोसेस दिमाग में सेट होने के बाद में आगे का काम तुम्हें ही करना है बेटा, नहीं करोगे तो फिर समस्या ही समस्या है। हो गया क्या, चलो टाइम खराब नहीं करते, सीधे वही चल लेते हैं। तो एक बार हमें ये भी पता चल जाएगा हमने जो किया वो सही किया कि नहीं किया। भाई इस तरीके से इसको रीअरेंज करना था, आपने जैसे भी किया इस तरीके से। मैंने यहाँ पर जो किया था वो इसने नहीं किया, मैंने उसको अलग अलग लिखा ना, इसने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ए डैश एक्स को आपको 0 के बराबर रखना है, वैल्यू रखनी है। अब ये कह रहा है कि ध्यान रखना एक चीज, इसमें से -10 को हम वैसे ही क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, x एक क्या है डिस्टेंस, ये नेगेटिव में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो डेफिनेटली आपके 5 पर ही क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो ये कह रहा है कि चलो एक बार फिर 5 रख के चेक कर लो, तो 5 रख के चेक करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ये आती है।
भाई या ए डैश जो 5 की वैल्यू वो नेगेटिव आ रही है, ए डबल डैश 5 की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। इट मीन्स क्या है, इस पर क्या है, मैक्सिमम है, आपने वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। बात समझ रहे हो क्या? ये क्वेश्चन आपका जो है भाई, ये क्वेश्चन आपका बहुत 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 महत्वपूर्ण कर लो आप, अति अति महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 26, एग्जाम्पल नंबर 26 आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग ही गेम खेला है इसने, है ना। हाँ, इसमें कह रहा है कि शंकु के अंदर क्या है, बेलन है। समझ रहे हो? ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या जो है, शंकु की त्रिज्या की क्या होती है। यानी आपको ये प्रूव करना है कि जो ये डिस्टेंस है वो इस पूरी डिस्टेंस की क्या है, आधी है। भाई शंकु की त्रिज्या ये हुई और लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या क्या हुई। लंबवर्तीय बेलन का मतलब समझ रहे हो? अरे जो सर्किल बन रहा है ना इसका टॉप का, वो इसके साइड के साथ क्या है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। लंबवर्तीय का मतलब ये। अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है। और ध्यान रखना, महत्तम वक्रपृष्ठ है किसका, बेलन का। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पता है तुम्हें क्या होता है? बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई, 2 पाई r²। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r h। पक्का? सोच ले। है बेलन का वक्रपृष्ठ, इसने तो ये लिख रखा है। कैसे लिखा है? तो अब मैं फिर आपको यही बता रहा हूं बेटा, ये समलंब या जो भी चतुर्भुज है उनका क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे कहते हैं। क्या सर वक्रपृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई डिफरेंस दिखता है तुमको? क्योंकि बेलन की बात करें तो एक ऊपर क्षेत्रफल बन रहा है, एक नीचे क्षेत्रफल बन रहा है, एक इस वाले क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो इस सवाल में क्या इस तीनों क्षेत्रफल की बात हो रही है, या इन दोनों की बात हो रही है, या सिर्फ इसकी ही बात हो रही है? इसी की बात हो रही है ना। तो इसका 2 पाई r और हाइट कितनी हो गई, तो डेफिनेटली बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h होता है। ठीक है। अब हम क्या लिख रहे हैं, कोई 2 पाई r² लिख रहा है और कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या। तो इससे हो प्रॉब्लम क्या हो जाती है बताओ। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपने इनिशियल फंक्शन ही, एरिया का फॉर्मूला ही क्या लगा दिया, गलत लगा दिया। जब फॉर्मूला ही गलत लगा दिया तो फंक्शन जो भी आप उसके बाद भले ही जो कर रहे हो सारा सही है, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर तो वो नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। तो आप देखो ये इस शंकु की हाइट h मान रहा है, और फिर ये इस शंकु के अंदर, ये ध्यान रखना, ये क्या लिख रहा है ये पता चला तुम्हें एक बार? बेलन के आधार की जो त्रिज्या है इसको x मान रहा है। ये क्या लिखा पता चला तुमको? कि QE/OA। QE दिखा आपको, बटा OA, है ना। और उसके बाद क्या लिख रहा है, EC/OC। EC/OC। ये पता चला इसने क्या लिखा, समरूपता से लिखा। किससे लिखा? ये वाला ट्राइंगल देखो अपने आप पता चल जाएगा। स्क्वायर इसका अनुपात, स्क्वायर इसके अनुपात के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही है। अरे बात समझ में आ रही है? बेलन की त्रिज्या इसने x मानी और शंकु की त्रिज्या क्या मान लेगा, r। एट द एंड आगे जाके सिद्ध करना है कि x क्या आ रहा है, r/2 आ रहा है। चलो आ जाओ, मैं इसको क्रॉप करके वहां ले लेता हूं।
और ये बेटा अति अति महत्वपूर्ण की कैटेगरी का सवाल है। क्यों? क्योंकि और वो सवाल सारे के सारे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो बिल्कुल लैंग्वेज में लिखे हुए, सिर्फ लैंग्वेज लिखी है वहां और कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दे रखा है ना। तो आपको ये चीजें सारी पता होनी चाहिए। इधर देखो डायग्राम बना लेते यार, शंकु बनता है क्या यहाँ? ये रहा, ये लो, ये अपना क्या बन गया? शंकु। बेलन भी बना ले क्या? बेलन भी बन जाएगा। यही है, सेट बन गया अपना, तो कार्यक्रम हो गया। अब देखो बेटा ध्यान देना, यहां से ये टोटल कितना माना आपने? आर। क्या माना? इसकी हाइट कितनी मानी? क्या मानी? ठीक है। हाँ, इसकी जो लंबाई की इसकी त्रिज्या की बात कर दो तो ये आपने कितनी मानी? तो ये यहां से यहां तक ये कितना बचेगा? आर माइनस एक्स बचेगा, यही है। ठीक है, डायग्राम तो बन गया अपना। अब बेलन का वक्र पृष्ठ सॉल्यूशन की बात करें तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल S बराबर 2πr इंटू क्या हो जाएगा? H। ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान देना, मैं कुछ ही लिमिटेड पॉइंट्स यहां पर असाइन कर रहा हूं ताकि अपने फालतू कचरा ना हो। इसको मैं कह देता हूं A, इसको कह देता हूं B, इसको कह देता हूं C, इसको कह देता हूं D और इसको कह देता हूं E। अपना कार्यक्रम खत्म। जरूरी नहीं जो बुक में ले रखा अपन ले, हमने ABCD इनकी जरूरत थी वो हमने ले ली। ठीक है, इस पॉइंट को और चाहे तो F नाम दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ढंग से देखो तो सर एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज बन रहा है और एक बड़े त्रिभुज में एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है। आप यदि ढंग से देखो तो आप देखोगे, साइड में यहां बना के दिखा रहा हूं मैं आपको सर, एक ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है और बड़े त्रिभुज के अंदर एक ये छोटा त्रिभुज बन रहा है। तो इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो अब ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग लगाना कि सर ये आपके पास H है तो H को रिप्लेस करना है मुझे। क्या करना है? H को रिप्लेस करना है। किसकी टर्म में? किसकी टर्म में रिप्लेस करना है? R और X की टर्म में रिप्लेस करना है, तभी तो आगे जाकर क्या होगा भाई, X के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन कर पाऊंगा। तो अब मैं यहां क्या लिखूं, मुझे ये बताओ, क्या लिखना चाहिए मुझे? भाई समरूपता तो लगा ही रहे, लेकिन समरूपता में किसका किसका अनुपात ले, बोलो भाई। ये पूरा टोटल क्या हो गया? ये पूरा टोटल क्या हो गया? H ही तो है बेलन की, सॉरी उसकी शंकु की ऊंचाई। ये यहां से यहां तक X है, यहां से यहां तक R है और यहां से यहां तक R माइनस एक्स है। तो किन किन का अनुपात ले बताओ, बताओ जल्दी, दिमाग लगाओ। क्या मैं ये कह दूं इसका और इसका अनुपात, लेकिन ये वैल्यू मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूंगा पता है? इसका और इसका अनुपात, इसके और इसके अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि आप पीछे चलकर ऑब्जर्व करो तभी आप यहां पर ये वैल्यू निकाल पाओगे बेटा। मैं इसलिए बार बार यार टाइम ले रहा हूं इस सवाल में, या ऐसे सवालों में समय लेने के पीछे का रीजन ये होता है
कि एग्जैक्टली जो मैं कर रहा हूं वो तुम्हें भी तो पता तो चले, क्योंकि जैसे ही खुद से करने की बारी आएगी अपना दिमाग क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा कि अब सब कुछ दिख रहा है, हमें समरूपता दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन करे तो करे क्या। इधर देखो, इसने यहां चल के देखो, इसने किया गया क्यू ई बटा ओ ए, याद रखो इसने क्यू ई बटा ओ ए ये लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब ये ध्यान रखना, यहां पर एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करता है वो ध्यान रखना। कॉमन मिस्टेक क्या करता है बेटा, यहां पीछे जो आपने इस रिजल्ट में 2πr(h) लिखा है, यहां गलती से दिल गलती कर बैठता है। ये h नहीं लिखना है, ये लिखना है बेलन की ऊंचाई l। बात समझ में आई? अरे यार क्या मिस्टेक करते हुए चल रहे थे, पता चला क्या? सर फॉर्मूला तो है, फॉर्मूले में सब कुछ सही लिखा है, लेकिन ऊंचाई शंकु की डाल दी। ऊंचाई डालनी किसकी थी? किसकी डालनी थी? बेलन की ऊंचाई डालनी थी, जिसे यहां पर आप एल कह दो या फिर वहां उसको कैपिटल एच कह दो और इसको स्मॉल एच कह दो। मैं फिर ये कह रहा हूं 2πr(h) आपने बिल्कुल सही लिखा, लेकिन वैल्यू किसकी रख दी एच की जगह? शंकु की ऊंचाई, जबकि रखनी किसकी थी? देखो पता चला गया। और अब हम जब कर रहे थे इस सवाल को, हमें कहीं गलती दिखी थी? नहीं दिखती तो हम हाथों हाथ क्या कर लेते बेटा। मैं इस मामले में जब ऐसे जो भी टफ क्वेश्चन या टफ टाइप क्वेश्चन जो टफ लगते हैं बच्चों को, तो मैं हमेशा उन सवालों को समझाने में समय लेता हूं, और मेरे दिमाग में एक चीज रखता हूं कि मुझे इस सवाल में कहीं ना कहीं ऐसी मिस्टेक करनी है, फिर बच्चों को पता करना कि कौन ढूंढ पाता, नहीं ढूंढ पाता तो फिर लास्ट में उसको बताओ देखो ये छोटी सी गलती करके चल रहे थे। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप क्रॉस वेरीफाई कर दो। बात समझ में आ रही क्या? तुमने सब राजी खुशी यहाँ क्या लिख दिया भाई साहब, प्रोफेसर साहब आगे क्या ये कह रहे हटा सावन की घटा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। यह पता चला। अब इसका और इसका अनुपात h बटा l, इसके r माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? r या x? x। और नीचे क्या आएगा? r। अरे इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा, यही तो किया है। तो l की जगह क्या लिख देंगे? आर एच डिवाइड बाई r माइनस एक्स। क्या यही लिखेंगे? क्या यही लिखेंगे? ये वैल्यू यहां पर रखो, ये l कहा था ना, यहां पर रखो, तो s एज ए फंक्शन ऑफ x क्या आ गया? 2πr² डिवाइड बाई क्या आया? क्या यही आ रहा है क्या वो फंक्शन? वेरीफाई कर लेना, या नहीं आ रहा है? तो फिर क्या आएगा? यहां कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? हाँ यहां पर देखो, यहां वैल्यू रखते समय गड़बड़ की है। यहां क्या हो जाएगा? या r माइनस एक्स आएगा बेटा। देखो मैंने क्या कहा, इसका आप तो ऐसे समझो, इसका और इसका अनुपात यानी h बटा सीधा r, इसके और इसके अनुपात के यानी l बटा r माइनस एक्स। l ही तो चाहिए मुझे, तो l क्या हो जाएगा? h गुणा r माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? r। अब यहां पर पुट करो, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, s एज ए फंक्शन ऑफ x क्या आ जाएगा? 2πh(r माइनस, क्या यही आ रहा है क्या, या नहीं आ रहा है? ये भी नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है? ये तो वेरीफाई करो। क्षेत्रफल का, अब देखो, अब फिर एक चीज ऑब्जर्व करना, दीदी इधर देख,
इस सवाल में और क्या ब्लंडर मिस्टेक कर रहे थे? सूत्र हमने रट रखा है 2πr, जहां आर क्या होना चाहिए? बेलन की त्रिज्या। आर क्या होनी चाहिए? बेलन की त्रिज्या। सवाल में हमने क्या मानी? क्या मानी? तो ये सूत्र यहां क्या होना चाहिए था? 2πx इंटू, पहले हम गलती किसकी करके चल रहे थे? हाइट की। अब हम रख तो 2πr ही रहे हैं फॉर्मूला, लेकिन अब आर हमने यहां सवाल में किसको कहा है? शंकु की त्रिज्या को कहा है। तो बेटा ये भी सही है, वो भी सही है, सब कुछ सही है। इधर देखो, यहां तक का कार्यक्रम तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां एक मिस्टेक करते हुए चल रहे थे सर, यहां x इंटू एल लेना था। अब ये l का मान यहां रखेंगे तो s एज ए फंक्शन ऑफ x क्या आ जाएगा? बताओ। 2π(h(x) r माइनस एक्स डिवाइड बाई आर, क्या यही आया क्या? अब देखना आगे। अब मैं तुम्हें दो चीजें याद दिला रहा हूं वापस। जब मैंने पहली गलती पकड़ाई आपको कि बेटा h की जगह हम उस सवाल में क्या मान रहे हैं ये रखना है, क्या उसी समय तुम्हें ये गलती पकड़ में आई कि सर हम यहां भी तो x लिखना चाहिए, यहां r लिखते हुए चल रहे हैं? बच्चा एग्जाम दे के आके छाती पीट के कह रहा होता मैंने बिल्कुल सही किया सर, मैंने बिल्कुल सही किया, मेरे नंबर नहीं कटने चाहिए। बेटा ये करके आ गया तू वहां, और ये वहां रियलाइज नहीं होता है। पिछले साल से पिछले साल की बात कर रहा हूं, ये कमल वाले ग्रुप की बात कर रहा हूं। तब एक बच्चा है जो यहाँ पास का ही है, नाम नहीं लूंगा, वो कहीं बाहर पढ़ने चला गया, ठीक है। कमल के साथ 10 तक पढ़ा वो, तो उसको कमल से क्या था? कंपटीशन था, और उसके पापा को और भी ज्यादा था, है ना, कि मेरे बच्चे को बाहर भेजा तो कमल से तो ज्यादा ही बनने चाहिए। हालात ये हुई कि कमल के लगभग कितने 90 कितने बन रखे हैं ओवरऑल, कितने 90.60 बने ओवरऑल, है ना इसके ओवरऑल, और बाकी पीसीएम जो 96.33 जो भी बना, वो आई थिंक 88 या मतलब अंडर 90 रह गया वो। अब वो जिद रहा है मैथ्स में मेरे नंबर गलत काट दिए, गलत काट दिए, गलत काट दिए। तो मैंने कहा भाई देख, कॉपी मंगवा लो एक बार और मेरे पास भेज देना, मैं बता दूंगा कि उसने नंबर सही काटे या गलत काटे। अब भाई साहब कॉपी आई मेरे पास, मैंने देखते ही ये रिप्लाई किया सही काटे। अब हुआ क्या, वो बच्चा हिल गया कि यार ऐसे कैसे, मैंने तो सही किया है। अब उसने बहुत छोटी छोटी गलतियां कर रखी थी, उन छोटी छोटी गलतियों के पूरे मार्क्स काटे उसने, पूरे मार्क्स काटे, कंप्लीट मार्क्स काट दिए उसने, 0 कट। अब क्या है, आपका आंसर सही नहीं तो काट दिया उसने, काट दिया, काट दिया। तो अब ऐसी मिस्टेक करके चल रहे होते तो ये फंक्शन नहीं मिलता है। फिर ये फंक्शन ही नहीं मिला हमें, तो हम डिफरेंशिएशन किसी का भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, फिर भी वो गलत है, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो वो नहीं है। अब आप सोचो अब इसका क्या करेंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा। इसको मैं ये लिख दूं क्या, ज्यादा अच्छा रहेगा इस फंक्शन को एक बार के लिए। तो मैं इसको 2πh/r, ठीक है, r इंटू 2x लिख दूं क्या? आर्यशियन डिफरेंशिएशन किया तब, क्योंकि ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना, तो उसका डिफरेंशिएशन किया। अब एच डैश एक्स को आपको 0 के बराबर रखना है, तो ये पूरा तो 0, तो r माइनस 2x किसके बराबर होगा, यानी x बराबर क्या आ गया r/2। अब इसका डबल डेरिवेटिव करो, s डबल डैश एक्स करो, s डबल डैश एक्स करोगे तो डेफिनेटली क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में क्या आएगा, -4πh/r ये आएगा, विच इज लेस देन 0। जब लेस देन 0 होता है तो क्या होता है,
मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम है तभी तो क्या मिला, x बराबर r/2। और यही तो क्या करना था, यहाँ इस सवाल में मैंने इतना समय इसलिए लिया बेटा कि मुझे दोबारा इस सवाल को समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको एग्जैक्टली ये नहीं मानना क्या करना, क्या फटाफट सब डायग्राम बने और फटाफट फंक्शन बने और आंसर आ जाए। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। अब यही चीज वहां चल के भी चेक कर लो भले, यही कर रखा है इसने, कर रखा ना, ये हमारा आया था ना, ये कर रखा है इसने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल करवाए आपको, ये तीनों ट्रिपल स्टार प्रॉब्लम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां फंक्शन नहीं मिलता है। मैं फिर बात कर रहा हूं कि हमें, या तो हम जैसे स्टार्टिंग में इस सवाल में क्या गलती कर रहे थे, उसने 2πr² कुछ लिख दिया, हो गया था भाई 2πr²h तो कुछ और ही हो गया है, वो तो कुछ और ही हो गया। हमें तो पूछा क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और 2πr²h तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, तो ये तो बेलन का क्या हो गया, 2 गुना हो गया। हमने कुछ और ही लिख दिया ना, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। अब यदि यहां पर ये कहता है कि बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो फिर ये संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है पता है तुम्हें, 2πr/h प्लस 2πr²। तो वहां से 2πr कॉमन लेते तो ये आता 2πr (r+h), बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। और यहां सिर्फ वक्र पृष्ठ की बात की है, कर्व्ड सरफेस की बात की है, ठीक है। हाँ, अब फिर बात की जा रही है, कुछ स्पेशल बात दे रखी है। ये कह रहा है कि एक समवर्त अंतराल में किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान कैसे पता करेंगे, समवर्त मतलब क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए फलन इसका कोई उच्चतम मान और निम्नतम मान है, मान लो ना ही उच्चतम है और ना ही निम्नतम है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस अंतराल को, प्रांत को समवर्त अंतराल तक बढ़ा दे, और तब भी अब शायद कोई स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, परंतु इसका निश्चित ही उच्चतम मान और निम्नतम मान है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ध्यान रखना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू यानी निरपेक्ष उच्चतम मान, और ग्लोबल मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वैल्यू जिसे हम सार्वत्रिक अधिकतम मान भी कहते हैं, वो पता करते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम या फिर लिस्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है बेटा, देखो जहां पर आप क्या पता कर रहे हो, एक तो पूछे महत्तम मान और अधिकतम मान, और एक पूछ लेगा कौन सा वर्ड यूज करेगा, निरपेक्ष उच्चतम मान। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, लैंग्वेज में। तो इसका पूरा प्रोसेस दे रखा होगा आपको। अब ये कहना क्या चाह रहा है वो आप समझो। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि एक आपका क्लोज इंटरवल है a, b, और इस पर कोई फलन है जो f इस हिसाब से क्या है, परिभाषित है, डिफाइंड है। अब ये कह रहा है कि x बराबर, आप b पर x बराबर b रहा, पर आप देखो तो फंक्शन का क्या है, लोकलाइज्ड मिनिमा है, ठीक है, तथा इसका स्थानीय निम्नतम मान क्या है, एफ ऑफ बी है, ठीक है, पता चल गया। अब ये कह रहा है एक्स बराबर सी पर, एक्स बराबर सी पर इसका क्या मिल गया, स्थानीय उच्चतम बिंदु है, तथा स्थानीय उच्चतम मान क्या हो गया यहाँ पर, एफ सी हो गया। अब ये कह रहा है कि आप साथ ही निरपेक्ष उच्चतम एफ ए और निरपेक्ष निम्नतम एफ डी भी है, यानी इस टर्मिनल पॉइंट पर जो मैक्सिमम मिल रहा है, इस टर्मिनल पॉइंट पर जो मिनिमम मिल रहा है, उनको क्या कहेंगे, निरपेक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, निरपेक्ष कहेंगे। तो ये कह रहा है कि ध्यान दीजिए, एफ का निरपेक्ष उच्चतम या निम्नतम मान स्थानीय उच्चतम या निम्नतम से क्या है, अलग है, सेम भी हो सकता है, लेकिन यहां क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू ये वाली मैक्सिमम वैल्यू से छोटी है, ये मिनिमम वैल्यू इस मिनिमम वैल्यू से क्या है, छोटी है। बात समझ में आएगा।
टर्मिनल पॉइंट्स पर जो आपको मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है उनको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा कहेंगे, उनको निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम कहेंगे। बात समझ में आएगा। अब यहां पर दो आपके थ्योरम्स दे रखी, परमें दे रखी। पहली परमें क्या कह रही है, मान लीजिए एक अंतराल है जो आपका क्लोज इंटरवल a, b पर एक फंक्शन जो है कंटिन्यूअस से डिफाइन है, तब f का निरपेक्ष उच्चतम मान होता है और i में कम से कम एक बार f का ये मान क्या करता है, प्राप्त करता है, तथा f का निरपेक्ष निम्नतम मान होता है और i में कम से कम एक बार ये मान क्या करता है, प्राप्त करता है। मिनिमम एक बार ये मान प्राप्त होगा ही होगा, अधिकतम भी हो सकता है, एक बार से भी ज्यादा हो सकता है। पर मैं क्या कह रही 6, मान लीजिए संबंध अंतराल i पर f एक अवकलनीय फलन है और मान लीजिए कि इसका अंतराल पर कोई सी आंतरिक बिंदु है, तब यदि f डैश यदि c पर उच्चतम मान क्या मिलता है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव वहां क्या मिलेगा, और निम्नतम मान तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या मिलेगा। भाई जहां भी मैक्सिमा और मिनिमा होगा वहां फर्स्ट डेरिवेटिव चाहे वो एब्सोल्यूट हो चाहे नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमा हो, वहां फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, होगी तो होगी। आ जाओ। अब यहाँ कह रहे हैं इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है, हम कैसे पता करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सभी क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करना है ना। एफ डैश एक्स या तो 0 है या फिर अवकलनीय नहीं है। इधर देख बेटा, या तो वहां एफ डैश एक्स क्या है या फिर वहां अवकलनीय है। फिर आपको अंतराल का कोई आंतरिक बिंदु लेना है और इन सभी बिंदुओं के लिए एफ के मानों का क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फिर आप जो स्टेप 4 में क्या करोगे, सभी मानों को उच्चतम और निम्नतम मानों के लिए, और यही उच्चतम मान निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान क्या कहलाएगा, निरपेक्ष निम्नतम कहलाएगा। ये देखो सवाल दे रखा है और आपको करना क्या है, इधर देखो 27वां एग्जाम्पल जो है ये कह रहा है इंटरवल दे रखा है और फंक्शन दे रखा है निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों के मान। अब देखो पीछे वाला सवाल इस वाले सवाल में डिफरेंस क्या पता चला, पता चला कि आपको कुछ डिफरेंस ये है बेटा, बात समझो कि जब मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे थे हम, तो हम अंतराल को ओपन इंटरवल ले रहे थे ना कि क्लोज इंटरवल ले रहे थे। यानी हमने वही पॉइंट लिए थे जो हमें एफ डैश एक्स को 0 करने पर मिले। अब ये कह रहा है उनको तो लेना ही लेना है, उनके अलावा भी अंतराल के कोई पॉइंट्स आप ले सकते हो और अंतराल के एंड पॉइंट्स भी लेना है। जैसे आप एफ एक्स दे रखा एफ डैश एक्स किया और आपने एफ डैश एक्स से एक्स की वैल्यू आपको प्राप्त हुई दो, कौन सी, 2 और 3। तो पहले हम सिर्फ 2 और 3 पे ही चेक कर रहे थे, अब ये क्या कर रहा है, नहीं आपको 1 और 5 यानी एंड पॉइंट्स भी लेने हैं। x बराबर 1 भी लेना है, x बराबर 2 भी लेना है, x बराबर 3 भी लेना है और x बराबर 5 भी लेना है। तो फिर इनकी क्या करेगा वो, सीधा भाई ये 2 पॉइंट तो ये मिल गए और 2 पॉइंट इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं। f ऑफ 1 निकाला, सोल्व किया, f ऑफ 2 निकाला, सोल्व किया, f ऑफ 3 निकाला, सोल्व किया, f ऑफ 4 निकाला, सोल्व किया। फिर इसमें देखा कि यह क्या पूछ रहा था, निरपेक्ष उच्चतम, तो सबसे ज्यादा कौन है, 56। तो ये कह रहा है कि x बराबर 5 पर इसका क्या मिल रहा है, उच्चतम मान मिल रहा है, और कितना मिल रहा है, 56 मिल रहा है। और इधर देखो सबसे छोटा क्या है, 24। तो ये कह रहा है x बराबर 1 पर इसका निरपेक्ष निम्नतम मान मिल रहा है। अब इसमें और पीछे वाले में क्या अंतर है, पीछे वाले में हमने f डबल डैश x भी किया था और फिर चेक किया था, यहां ये नहीं करना है। जहां भी निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम आ जाए वहां ये नहीं करना है, वहां क्या करना है पता है, आपको एफ डैश एक्स करना है, उसको 0 के बराबर करना है। फिर वहां से जितनी भी वैल्यूज मिले, 2 3 जो भी वैल्यू मिले वो तो लेनी लेनी है, उसके साथ उस इंटरवल के एंड पॉइंट्स भी लेना है। जैसे इंटरवल दे रखा है 2,3 मान लो, तो फिर 2 भी लेना है 3 भी लेना है। मान लो आपको इंटरवल दे रखा है 2,10, तो 2 भी लेना है 10 भी लेना है, वहां पर भी चेक करना है। बात समझ में आई क्या, बस यही है। ऐसे कैसे, ये 28वां देख लो आप भाई, एफ डैश एक्स करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे तो एक्स की जो आपकी वैल्यू प्राप्त होती है 1/8 प्राप्त होती है। तो इसके क्रांतिक बिंदु क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं, एक तो 0 प्राप्त हो रहे हैं, एक 1/8 प्राप्त हो रहे हैं। अब आप यदि देखो तो 0 और 1/8 इसके बीच का ही है, तो -1 भी लेंगे, 0 भी लेंगे, 1/8 भी लेंगे और 1 भी लेंगे, तो ये यही कर रहा है। देखो इसने
-1 पर वैल्यू निकाली, ये आई। 0 पर वैल्यू निकाली, ये आई। 1/8 पर वैल्यू निकाली, ये आई। 1 पर वैल्यू निकाली, ये आई। अब आप इन सब वैल्यू में देखो, सबसे कम कहां मिला? यहां मिला, निरपेक्ष न्यूनतम। सबसे ज्यादा कहां मिला? ये मिला। बात समझ में आया क्या? यस या नो? अब ये वाला और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप ट्राई आउट कर सकते हो ऐसे ही, फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करके सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा, और कोई नहीं। फिर आपकी एक्सरसाइज है। तो आज के जितने भी सवाल मैंने करवाए उसमें कुछ सवाल तो थे जो पहले वाले मेथड पर बेस्ड थे, और कुछ सवाल जो है वो आज वाले मेथड पर बेस्ड है। अब ध्यान रखना, ये जैसे न्यूनतम दूरी का सवाल है, तो न्यूनतम दूरी में भी वही कर रहा है। अब हम यहाँ क्या करने लग जाते हैं पता है? डबल डेरिवेटिव करने लग जाते हैं। आपको ये चीज नहीं करनी है यहाँ, पर्टिकुलरली इस सिचुएशन में तो नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, ये जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व करना है, f' को 0 रखना है, वैल्यू पुट करनी है, और फिर आपका वैल्यू पता करनी है। बात समझ में आएगा? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? हाँ। अब कल हम, भाई आपको ये सवाल आपसे नहीं होता तो मैं करवा दूंगा, ये वाला करवा दूंगा, नहीं होता तो उसके बाद में एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के सारे सवाल ध्यान रखना। उच्चतम और निम्नतम इसमें लगभग कितने दे रखे हैं? एक्सरसाइज के 29 सवाल है, फिर विविध के उदाहरण है, और फिर विविध के सवाल है। तो कितनी भी जल्दी करें, हमको ये सप्ताह सप्ताह तो और लगेगा ही लगेगा। ठीक है? अरे हाँ या ना कुछ तो बताओ, क्योंकि ये विविध में ही बहुत सारे सवाल है, 30 से लगा कर कहां तक। और सबसे बड़ी बात, इसके बड़े सवाल है, 7-8 सवाल तो यहाँ है, और विविध में कितने सवाल है? तो ना करते हुए लगभग लगभग 50 सवाल तो मान ही लो, 50 तो सवाल मान लो। अभी 50 क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, एग्जाम में 6.2 और 6.3 और इसके विविध से जैसे जैसे पीछे आते जाओगे सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग से सवाल पूछने की प्रायिकता कम होती है, क्योंकि और हो भी गया तो वो आप कर ही लोगे, कितने इजी सवाल थे वो। तो दिमाग यहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन बनाना होता है, और यहाँ पर कई बार जज करना होता है कि इसको किस मेथड से करें। तो आपको इस सवाल में ये देखना है कि आपको निरपेक्ष उच्चतम निम्नतम पूछा है, या फिर सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा पूछा है, और कहाँ आप ये चीज जज कर पाते हो, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको क्वेश्चन दिखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें ये करना है, बस कार्यक्रम समाप्त। ठीक है? आर्यशन डेली आपकी, अब से, आज क्या तारीख होगी? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से आपके बोर्ड एग्जाम तक मैं ये आप सबको, रिकॉर्ड भी हो रहा है, यूट्यूब पे भी जाएगा, मैं मेरे हेल्थ इश्यू की वजह से, या नींद पूरी नहीं हुई, या फिर कोई भी ऐसा रीजन जो जिनाइन रीजन नहीं है, उसकी वजह से मैं कोचिंग की क्लास ऑफ नहीं रखूंगा। आपको भी नहीं रखना। फीवर आ गई तो आ गई, गोली लेके आना है, लेकिन आना है। बात समझ में आई क्या? और इसके बाद तो अपनी 2 ही एक्सरसाइज बचती है, या एक बचती है? 2 बचती है। एक तो रिलेशन एंड फंक्शन वाली बचेगी, और एक बचेगी आपकी अवकल समीकरण। ठीक है? अवकल समीकरण का कितनी एक्सरसाइज है, देखा क्या तुमने? है 3-4 तो होगी, पहले तो ज्यादा थी, अब तो 3-4 तो होनी चाहिए। पहले ज्यादा थी यार उसमें। कित हाँ वही तो कह रहा हूँ, 5 की होगी, यार 9 की 9 पूरी है। लेकिन वो बहुत ईजी है, उसमें आपको समाकलन और अवकलन दोनों आने चाहिए बेटा, तभी बात बनेगी। कितनी है? 5 तक की है ना? पहले 9.5 तक की है। चलो ठीक है, हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं एक चीज और कह रहा हूं आप सबको, ये आप जो भी क्लास में बैठे उन सभी बच्चों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है जो मैं बात कह रहा हूं, और जो यूट्यूब पे वो भी। बेटा मैं सही बता रहा हूं आपको, ईमानदारी से बता रहा हूं, परसेंटेज वाली पढ़ाई
सही मायने में देखे तो अक्टूबर से ही स्टार्ट होती है। परसेंटेज वाली पढ़ाई तो कि अब हमें परसेंटेज ही बनाना, पढ़ तो लिया सब कुछ, कुछ याद है कुछ भूल गए, कुछ पता ही नहीं कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो अब इसके बाद में आपको चैप्टर उठाना है, कोई सा भी आप जो पढ़ रहे हो, और उसमें से आपको पीवाईक्यूज के साथ ये देखना है कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात समझ में आई क्या? और इसके लिए, इन दोनों चीजों के लिए, और बेस्ट जो आपके टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दिए जाते हैं, उन सब एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको यहां करवा दूंगा। अब भी इतना टाइम है मैम हमारे पास, लेकिन एक बार मेरे करवाने से काम नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आपको 3 to 4 टाइम उनको करना ही पड़ेगा, और कोई भी चारा नहीं है यदि अच्छे नंबर चाहिए तो। बात समझ रहे हो क्या? ये जो सवाल है ना जो मैंने अभी करवाया, अभी आप कॉपी पेन सब कुछ बंद करो, ये तीनों सवाल मैं आपको अभी दूं, आप फंस जाओगे। क्योंकि सवाल मैंने किया है, तुमने तो सिर्फ देखा है, तुमने तो सिर्फ उसको होते हुए देखा है। वो एग्जैक्टली स्टेप दिमाग में तभी सेट होंगे जब 2 to 3 टाइम आप उसको करोगे, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो एक्चुअल में, और मैं फिर कह रहा हूं बेटा, आप चाहे कुछ भी कर लो, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं या मैं मान लो यूट्यूब से पढ़ते हैं, वहां प्रॉब्लम क्या हो जाती है पता है? वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पढ़ के परसेंटेज नहीं बनते, वहां पढ़ के वो बच्चा परसेंटेज बना लेगा जो प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त करेगा, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करेगा। मतलब कई बार तो ऐसी स्थिति भी यदि आए तो बच्चा घबराता नहीं है कि इसमें ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, वो तो कहेगा मैं तो यही करूंगा, किताब में यही कर रखा है। इस हिसाब से वो अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखता है। जरूर नहीं हर सवाल में तुम्हें यह पता हो कि इसमें ऐसा ही क्यों किया है, कुछ एक ऐसे सवाल भी होंगे जिसमें आपको नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। पढ़ाने वाले को पता होगा, आपको बता देगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप उस क्वेश्चन के लेवल का माइंड सेट नहीं रखते हो। आप समय के साथ वो चीजें क्या कर लोगे, समझ जाओगे, आज नहीं समझ पाओगे। तो फिर वहां बच्चा ये नहीं कि सर मुझे तो ये पता चलेगा, तो वो तो बच्चा तो क्या करता है, इसमें ए ये करेंगे, कार्यक्रम समाप्त। अब जैसे मैं आपको पूछ लूं कि निरपेक्ष उच्चतम और उसमें इसमें निरपेक्ष उच्चतम निम्नतम में हम एफ डैश एक्स ही निकाल रहे हैं, डबल डैश नहीं निकाल रहे हैं, और वहां उच्चतम और निम्नतम पूछ रहे हैं, वहां डबल डैश निकाल के चेक भी कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ लूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भेदभाव क्यों? तो इनिशियली मैं समझा भी दूं ना तो आपके दिमाग में ये चीज घुसेगी नहीं। लेकिन एक समझदार बच्चा ये करेगा इस समय कि इस समय समय की डिमांड क्या है। समय की डिमांड है कि सवाल में यदि निरपेक्ष दे रखा तो मुझे ये करना है, और निरपेक्ष नहीं दे रखा तो मुझे ये करना है। कार्यक्रम समाप्त, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। अब आप एक चीज देखो जो मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि सर वहां हम क्लोज इंटरवल में बात कर रहे थे, यहाँ सॉरी ओपन इंटरवल में बात कर रहे थे, यहाँ क्लोज इंटरवल में बात कर रहे हैं। तो जो दो आपके क्रिटिकल पॉइंट आए उनमें से पक्का एक मैक्सिमा और एक मिनिमा होगा, एक बड़ा और एक छोटा वैल्यू देके ही देगा। ये एंड पॉइंट तो मुझे पता है कुछ वैल्यू देंगे ही देंगे, तो अब मुझे ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना कि कौन मैक्सिमा और कौन मिनिमा, ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। उन दोनों पॉइंट में कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एट द एंड में मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए भी ये पॉइंट ही तो उठा के वहां रखता हूं, तो मैं सीधा ही पॉइंट उठा के रख दूं, इसलिए वो चीज स्किप कर दी। अब भी आपके दिमाग में ये चीज प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हुई होगी और नहीं होती है, तो फिर आपको ये करना होता है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, उस डिमांड को पूरा करो। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद।